नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें कितनी तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सब अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग रीज़न पे रहते हैं और अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो उस टर्म को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट की व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है? तो बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से बन के मिला है। वन इज़ बायो एंड सेकंड इज़ लॉजी। सो बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। दैट मीन्स ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी, अब क्वेश्चन ये है कि लाइफ क्या होता है। तो हम अगर किसी चीज़ को लिविंग बोल रहे हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको देखकर हम बताते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड रिप्रोडक्शन। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, सो ग्रोथ जो है वो हमारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन मास भी इंक्रीज होता है और नंबर भी इंक्रीज होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कोई मास ग्रोथ नहीं होता, मतलब वो कोई उसमें नंबर भी नहीं बढ़ता और कोई मास भी नहीं बढ़ता। लेकिन जो लिविंग बींग्स में ग्रोथ होती है ड्यू टू द सेल डिवीज़न, क्योंकि हमारे आप सबको पता होगा कि दो प्रोसेस होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। उसके थ्रू हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिविंग बींग्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उसमें एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि अपने जैसी ही स्पीसीज को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे स्पीसीज में। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक जो स्पीसीज है वो वहीं एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी और उस जैसी फिर हमें नहीं मिलेगी। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल। ठीक है, सेक्चुअल्स मीन्स वो होता है कि जिसमें मेल और फीमेल डिस्टिंग्यूश हों, अलग अलग हों। लेकिन एसेक्चुअल मीन्स जिसमें या तो एक ही बॉडी में दोनों हों या फिर उनमें इस मेल और फीमेल का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो जैसे कि जो फंगस है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। आपने एक एग्जांपल और देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो पोटैटो आते हैं तो उसमें बरसात के टाइम पे कुछ स्पोर्स जनरेट हो जाते हैं और फिर उसी की हेल्प से हम दूसरे पोटैटो को भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज़ मेटाबॉलिज्म विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी के अंदर होती हैं वो सारी प्रोसेस होती हैं, केमिकल प्रोसेस होती हैं। तो उन्हीं प्रोसेस के कारण हमारी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो जो मेटाबॉलिज्म है इट इज़ द सम ऑफ टू प्रोसेस, वन इज़ कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज़ एनाबॉलिज्म। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि हम सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं उससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप फोटोसिंथेसिस देखते हो तो उसमें CO2 H2O की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में फिर हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। वहीं पे अगर CO2 और H2O को देखें दे आर द सिंपलर कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, या फिर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम CO2 को रिमूव करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको हम रिमूव करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन, जो भी हम खा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोटीन वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसके बाद जो भी कुछ बचता है तो वो हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो C मतलब कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। एनाबॉलिज्म में आप बोलोगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें सिर्फ लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग बीइंग में हमें ये सब देखने को, मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। किस में नहीं मिलता है, हमें नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है, वहीं पे लिविंग बीइंग्स में हमें ये देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो आप सबको पता है कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जैसा हमारा सराउंडिंग्स होता है हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिविंग बीइंग्स में ही है, नॉन लिविंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो चाहे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंज हो, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल चेंज हो, ठीक है। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी हमें चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा हमने पानी दे दिया या बहुत ज़्यादा लाइट दे दिए तो भी वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब वो उतना अच्छा ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। और फोटो पीरियड भी इनको इफ़ेक्ट करता है। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ हमारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि लिजार्ड्स, आपने देखा होगा एक उसका टाइम पीरियड होता है, तभी हमें, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो उस समय हमें लिजार्ड्स देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो ये क्या हो गया, फोटो पीरियड इफेक्ट हो गया है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में आउटसाइड से आ जाता है, फॉर एग्जांपल जब हमारी बॉडी में मलेरिया हो जाता है तो दैट मीन्स कि अलग हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायर्ड नहीं थी, कोई ऐसा पैरासाइट हमारी बॉडी में आ गया है तो भी हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, मतलब फीवर आ जाना या फिर नोज इन्फ्लुएंजा हो जाना। तो ये सब सारे इफेक्ट हैं कि हमारी बॉडी में कोई आउटसाइडर आके आ गया है, तो ये भी एक रिस्पॉन्ड है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर द सेल्फ ऑर्गेनिज्म विच हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये सही बात है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही हैं जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, बाकी और प्लांट में भी हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलती है, और नॉन लिविंग में तो हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो अभी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और विच इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें सिर्फ लिविंग बींग्स में ही देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो आप देखते हो कि हमारी जो अर्थ है उसके अलग अलग रीजन पे, फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं, सेंट्रल पार्ट में हमें कुछ और देखने को मिलते हैं, कुछ अलग
एनिमल। तो हमारी इंडिया में ही इतनी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसमें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो हमने देखे भी नहीं है, बहुत अलग अलग तरह की स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी, अब क्वेश्चन ये था कि हम इन जो हमें प्लांट और एनिमल्स अलग अलग देखने को मिल रहे हैं उसमें उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करें। नोमेनक्लेचर मतलब कि उनका नामकरण कैसे करें, है ना, या बोल सकते हैं नेमिंग हम कैसे दें। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन था। तो उसके लिए आप सबको पता है कि देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल हमारे वर्ल्ड में देखे जाते हैं, ठीक है। कुछ तो प्लांट्स और एनिमल हमारे लोकल एरिया के होते हैं, तो हम उनको लोकल नेम से भी बुला लेते हैं। लेकिन जब और लोकल नेम अलग अलग तरीके से चेंज होते रहते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन एक यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए था नोमेनक्लेचर के लिए। तो वो हमें कैसे कि हम सिर्फ एक ही एनिमल को एक ही नाम से बुलाएं, तो उसके लिए हमें एक नोमेनक्लेचर की ज़रूरत। हमारे पास 2 एजेंसीज हैं जो हमें उनका नेमिंग करके नोमेनक्लेचर करके देती हैं। सबसे फर्स्ट फर्स्ट है कि हम आइडेंटिफाई करें, मतलब कि कोई भी प्री एग्जिस्ट टैक्सॉन है, जो टैक्सोनॉमी है, उसको हम आइडेंटिफाई करें कि ये किस टैक्सॉन से एग्जिस्ट जो एनिमल है वो किससे एग्जिस्ट मतलब रिसेंबल करता है, ठीक है। अब हमारे पास 2 एजेंसी हैं, ICBN और ICZN। तो ICBN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नेम से आपको क्लियर है कि इधर हम प्लांट का नोमेनक्लेचर करेंगे, और ICZN है मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट मीन्स हम एनिमल का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये 2 एजेंसीज हैं जो हमें नोमेनक्लेचर डिसाइड करती हैं कि किस एनिमल या प्लांट को हमें किस नेम से। सबसे पहले हमने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया। दैट मीन्स कि हम इन बायोनोमियल से समझ में आता होगा कि 2 नेम्स, ठीक है। तो ऐसे 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है बायोनोमियल। मतलब फर्स्ट जो 2 नाम होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो नेम होगा वो जेनेरिक नेम होगा, और दूसरा जो नेम होगा वो स्पीसीज का नेम होगा कि कौन सी स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है। और ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है जो सबसे पहले कैरोलस नीलियस ने दिया था। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन आता भी है कि सबसे पहले बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो आप बताओगे कैरोलस नीलियस ने। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कि रूल्स क्या होते हैं नोमेनक्लेचर के लिए, कैसे डिसाइड करते हैं हम किसी भी प्लांट या एनिमल का एक कॉमन नेम। तो जैसे कि पहली बात तो जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें हम लैटिन वर्ड का यूज़ करते हैं या इटैलिक फॉन्ट का यूज़ करते हैं। जो साइंटिफिक नेम कर रहे हैं हम प्लांट या एनिमल का, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड जो वर्ड है वो हमारी स्पीसीज़ को डिनोट करेगा। अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस का जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ होमो सेपियंस। तो आप देख पा रहे हो कि जो होमो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेपियंस हमारे स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जीनस को हमने फर्स्ट लेटर जो है वो हमने कैपिटल लिखा हुआ है, और सेपियंस का हमने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम राइस की बात करें तो ओराइजा सटाइवा ये इसका साइंटिफिक नेम है, तो ओ हमने कैपिटल, ये जीनस हो गया, और सटाइवा मतलब स्पीसीज, तो ये एस हमने स्मॉल से लिखा हुआ है। ऐसे हमने यहाँ पे मैंगो का देखा है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी, अभी हम आपको टेबल भी शो कर रहे हैं कि बहुत सारे
यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन, अब हम वन बाय वन टर्म्स को देखते हैं कि कैसे हम टैक्सोनॉमी की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो टैक्सोनॉमी के जो फादर कहे जाते हैं वो कैरोलस लीनियस कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आप आंसर देंगे कैरोलस लीनियस। अब यहाँ पे जब प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि हम उसको उसके जो क्या कहते हैं बिहेवियर को देखेंगे, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे कि ये किससे बिलोंग कर रहा है। फिर हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक जैसे एनिमल्स हम एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देन नोमेनक्लेचर, उसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टैक्सोन मतलब क्या होता है। तो एक यूनिट, साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट, किसी भी यूनिट के लिए एक शब्द जो हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं, स्पेशली फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें ऐसे सारे एनिमल्स हैं जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं और उनको नाम दिया गया है, उसको हम बोलते हैं, उनको डिफरेंट नेम दिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म निकल के आता है दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, ड्राइव वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया सिस्टमा, जिसका मतलब है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम ऑर्गेनिज्म का करते हैं। मतलब उनकी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक उनके बीच में क्या है, उसमें क्या क्या चेंज आए, हमने देखा पहले कैसे था फिर अब कैसे हुआ, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। और उसके बाद उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के संग, वो भी हम सिस्टमैटिक में ही स्टडी करते हैं। जो लीनियस है, कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, उनकी एक बुक है सिस्टमा नेचुरिया, और उन्होंने इसके बारे में उसमें सिस्टमा नेचर में बताया है। ओके, सो टैक्सोनॉमी कैटेगरी से क्या मतलब है देखते हैं कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम वहाँ पर कुछ कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, या फिर बोलना चाहिए हम कुछ रैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक हिरार्की फॉर्म करते हैं। हिरार्की मतलब कि एक स्टेप बाय प्रोसेस करते हैं उसके, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जो लेवल है वो कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, और स्पीसीज़ क्या होता है, स्पीसीज़ से क्या मतलब समझ में आता है। स्पीसीज़ मतलब कि ऐसी सेम बोल सकते हैं हम, सेम कास्ट जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ में जो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे सेम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका। तो इंडिका क्या है, यहाँ पे स्पीसीज़ है। सोलेनम ट्यूबरेसम, जो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, तो ट्यूबरेसम। ठीक है, पैंथेरा लियो, तो लियो जो है वो भी स्पीसीज है। मतलब कि अगर इसी सेम स्पीसीज की हमें कैटेगरी मिलती है तो उसको हम एक ही फैमिली के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जीनस से आपको क्या समझ में आता है वो हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है उनको हम जीनस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो हमारा पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल है, ये स्पीसीज तो अलग अलग है लेकिन ये जीनस सेम है, जिसको हम बोलते हैं सोलेनम। ठीक है, ऐसे ही मतलब लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर जो है वो स्पीसीज तो डिफरेंट है, लेकिन इनको अगर हम देखें जीनस, तो जीनस तीनों का सेम है, जैसे कि पैंथेरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जीनस मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब सेम जैसे, तीनों सेम जैसे ही दिखते हैं लेकिन इनका थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स अलग हैं जो कि स्पीसीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फैमिली क्या होता है।
फैमिली में हम कैटेगराइज करते हैं कि ऐसी जो बहुत ज़्यादा जिनका जेनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है उसको हम फैमिली में डिवाइड करते हैं। फैमिली को कैटेगराइज हम करते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि 3 डिफरेंट जेनर हैं, सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा, लेकिन इनकी जो फैमिली है वो एक ही है, जैसे कि सोलेनेसी। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि जो पैंथरा है वो अलग जीनस है, और अगर फैलिस की बात करें जो कि कैट का होता है फैलिस, तो उनकी जो फैमिली है वो एक ही है, फैलिडिया। तो ये आपको याद रखना कि मतलब फैमिली और जीनस में क्या डिफरेंट है, कि जब जीनस हमारे क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो आप देखते हो कि पैंथर और जो कैट है, मतलब आपने लायन और बिल्ली को देखा होगा तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं, तो वो एक ही फैमिली में हम उनको प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं ऑर्डर से हमें क्या समझ में आता है। तो जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली होती है उनको हम बोलते हैं ऑर्डर, जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लांट की फैमिली कुछ दिए हैं, सोलोनोसी और कॉन्वुलेसी, तो लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो एक ही है, पोलोमोनियल्स। और अगर हम फैमिली की बात करें तो नहीं, एनिमल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कि फेलिडियाई, जो अभी हमने पैंथरा और फैलिस की फैमिली देखी, और वो कॉन्सिडाई, तो ये हमारी कार्निवोरा में आती है। मतलब ये ऑर्डर हो गया कार्निवोरा, क्योंकि बोथ आर द कार्निवोर्स, मतलब कि कार्निवोर्स मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने इसको एक ऑर्डर दे दिया। अगर हम क्लास की बात करें तो यहाँ पे हमें क्लास देखने को मिलती है। क्लास में क्या होता है कि मोर रिलेटेड सर्टेन सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर्स, मतलब इसमें कैरेक्टर्स कुछ कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं तो उसको हम एक क्लास में रख देते हैं। जैसे कि क्लास मैमेलिया की बात करें तो यहाँ पे कार्निवोरा भी इंक्लूड है, इंसेक्टिवोरा भी इंक्लूड है, प्रीमेटा भी इंक्लूड है। तो अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें, अगर हमें ये 3 कैरेक्टर्स किसी में भी देखने को मिल रहे हैं, किसी भी फैमिली में देखने को मिल रहे हैं, तो वो हम सारे एक ही क्लास में रखेंगे। जैसे कि मैमेरी ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर एंड हेयर, तो वो हम एक ही क्लास में इनको प्लेस करेंगे। लास्ट में आता है हमारा फाइलम। तो जो जितने भी ग्रुप होते हैं वो आपस में जब रिलेट हो जाते हैं तो उसको हम फाइलम बोलते हैं। जैसे कि प्लांट किंगडम में जो फाइलम है वो हमने जितने भी फाइलम है, डिवीज़न है, उसको हमने प्लांट किंगडम में रखा हुआ है। जो प्लांट के केस में आते हैं उसको हम फाइलम ना बोल के हम उसको डिवीज़न बोल देते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जितने भी पिसीस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया, एवीज है, वो सारे एक फाइलम में आते हैं। मतलब कि उसको हमने कॉर्डेटा नाम दे दिया है। कॉर्डेटा मतलब जिसमें कि पीछे कॉर्डेट मतलब कि पीछे रीढ़ की हड्डी जिसमें होती है, वो सारे हम कॉर्डेटा में इंक्लूड करते हैं। नॉन कॉर्डेटा मतलब जिसमें पीछे बैकबोन नहीं है, वो सारे नॉन कॉर्डेटा में इंक्लूड आता है। इम्पोर्टेंट कि किंगडम क्या होता है, तो जितने भी फाइला होते हैं उन सबको हम किंगडम में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमें किंगडम देखने को मिलते हैं, प्लांट किंगडम और द एनिमल किंगडम। ठीक है, और एनिमल किंगडम, तो 2 तरह के हमें यहाँ पे किंगडम देखने को मिलते हैं। फाइनली हम किस तरीके से करते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला जो हम यहाँ पे एक हिरार्की देख रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज होती है स्पीसीज, जो सब डिफरेंट होती है। जब स्पीसीज सेम हो जाती हैं तो हम उनको बोलते हैं जीनस, और जब जीनस सेम हो जाते हैं तो फैमिली, और फैमिली के बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये एक हिरार्की है, इसी ऑर्डर में हम उसको प्लेस करते हैं कि सबसे बड़ा क्या होगा, किंगडम, उसके बाद हम फाइलम और डिवीजन आप सबको पता है, प्लांट के केस में किंग और फाइलम हम एनिमल के केस में बोलेंगे। फिर उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और एट द लास्ट स्पीसीज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टैक्सोनॉमी की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट टैक्सोनॉमी की क्या है, तो आप आंसर दोगे स्पीसीज। ठीक है, तो और सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किंगडम, ये लार्जेस्ट यूनिट है, तो ये आप याद रखिएगा।
ठीक है। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर एंड और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इट्स गिव अ मोटिवेशन, मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। थैंक यू।